नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। तो आपको बताएं कि उत्तराखंड को ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार ने नया साल पर तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। वहीं सीएम ने 184 सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ स्वीकृत होने पर आभार व्यक्त किया। वहीं ग्रामीण कनेक्टिविटी, आपदा प्रभावित अवसंरचना पुनर्निर्माण और लघु सीमांत किसानों के हित में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर सकारात्मक आश्वासन मिला। और इसी को लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भी जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे राज्य को दी है और जिससे हमारे राज्य के अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी सड़क जहां नहीं पहुंच पाई है वहां भी सड़क पहुंचेगी। वहां के लोगों के लिए भी आवागमन सामान्य होगा, लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौगात है। तो वहीं देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में सीएम धामी ने मेरी योजना पुस्तक पर विचार गोष्ठी और माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह पुस्तक राज्य की सभी लाभकारी योजनाओं की आसानी जानकारी देगी, जबकि माई स्कीम पोर्टल डिजिटल रूप में योजनाओं तक सरल पहुंच सुनिश्चित करेगा। देखिए, ये मेरी पुस्तक योजना एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और ये पुस्तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, हमारे सभी जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचे, जो इसके लिए लाभार्थी होने वाले जरूरतमंद हैं उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी। तो निश्चित रूप से ये उनको बहुत आसानी से योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और पोर्टल भी, क्योंकि इसके माध्यम से पोर्टल जारी होने से, पोर्टल शुरू होने से अब डिजिटल रूप में भी ये लोगों को प्राप्त हो सकेगा, योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, वो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। और जो अंत्योदय का हमारा सिद्धांत है वो सचमुच धरातल पर उतरने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो वहीं उत्तराखंड में वन्य जीव से बढ़ती घटनाओं ने प्रदेश में चिंता बढ़ा दी है। स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। सबसे अधिक घटनाओं वाले पौड़ी गढ़वाल में अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर समीक्षा की। वहीं वन विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि जनहानि रोकने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव वन को मैंने स्वयं कहा था कि आप जाकर क्षेत्रों में जाकर देखकर आइए, और वो गए भी थे। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सारे डीएफओ, सारे एसटीओ, रेंजर, सभी को इसके लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तरों पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो उसके समूचे प्रबंध करें। सर तो वह देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ऊर्जा विभाग ने मुआवजा राशि बढ़ाई, प्लानिंग विभाग ने 7 एक्ट खत्म कर जन विश्वास एक्ट लागू किया, एफएआर रेट बढ़ाने, ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा, एग्रीकल्चर जमीन पर रिजॉर्ट की अनुमति मिली और नैनी सैनी एयरपोर्ट पर AA को सौंपा गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी, परिवहन और शिक्षा विभागों में कई महत्वपूर्ण संशोधन और नई सुविधाओं को मंजूरी दे दी गई है। तीसरा जो है, ये 2 और स्कीम्स लाए गए थे। एक तो टाउन प्लानिंग स्कीम है, एक लैंड पूलिंग स्कीम है। देखिए, देश बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि शहरीकरण होने से अर्थव्यवस्था और मजबूत होता है। और एक आंकड़ा बताता है कि 2050 तक हमारे देश के 50% आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में होगी। तो ये शहरीकरण अनअवॉइडेबल है। शहरीकरण तो होगा, लेकिन प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ना हो, उसके लिए 2 स्कीम्स लाई गई है, टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम। और इन स्कीम्स को अन्य स्टेट्स ने पहले ही अडॉप्ट किया हुआ है और कई ऐसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जैसे गुजरात में अहमदाबाद और सूरत के जो भी अर्बन एक्सपेंशन हुए हैं वो इन्हीं स्कीम्स के अंदर हुए हैं। आज के डेट में आप फोर्सफुल लैंड एक्विजिशन करें फिर आप शहर को एक्सपेंड करें, ये संभव नहीं है। हमारे सामने देहरादून का ही उदाहरण है। एक बार यहाँ ग्रेटर देहरादून बनाने की कोशिश की गई थी और काफ़ी लैंड एक्वायर किया था एमडीडी के द्वारा, फिर सारे लैंड ओरिजिनल लैंड ओनर को वापस देनी पड़ी। और उन्हीं जगह पर अभी आप देखेंगे तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो चुका है। उस समय प्रोटेस्ट ये चली थी कि देहरादून के बासमती बेल्ट को बचाओ। आज देहरादून की बासमती बेल्ट बची नहीं है, वो चला गया है।
तो इस तरीके की इश्यूज को अवॉइड करने के लिए ये एक तरफ से वॉलंटरी स्कीम है। इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगी लोगों की, और वहाँ पर मान लीजिए मैं एक उदाहरण स्वरूप बताता हूँ। अगर मान लीजिए देहरादून और सेलाकुई के बीच में हम एक टाउनशिप बनाना चाहते हैं, और देहरादून की अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम एक प्लान टाउनशिप बनाना चाहते हैं। देहरादून के परेड मैदान में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और विभिन्न स्वदेशी स्टॉलों का निरीक्षण किया। 14 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है और हमारा लक्ष्य भी इसे अधिक मजबूत बनाना है। ये महोत्सव जो है हर साल किया जाता है, और हर सालों की भांति इस बार भी संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया। और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी परिप्रेक्ष्य से स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं, और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो वहीं देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में किसी मंत्री पर ना ईडी ना विजिलेंस कार्रवाई हो रही है, जबकि उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। हरक सिंह रावत ने अपने आय स्रोतों को पारदर्शी बताते हुए बीजेपी नेताओं की संपत्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी पर ईडी जांच कराई जाएगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। नहीं करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ। वो गणेश सिंह पता नहीं क्या मामला है, आपको पता है क्या है? क्या होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? एक हरक सिंह पे कैसे करी तुमने? हरक सिंह पे ईडी कैसे बैठा दी? इनके मंत्रियों पे कोई सिर्फ बैठ रही है? हरक सिंह रावत को तो आय का स्रोत है ना। मैंने तो यूनिवर्सिटी 25 साल नौकरी करी ना, मेरे पिताजी रिटायरमेंट था ना, दुकान चलाई, होटल चलाई, ठेकेदारी करी, परिवार में सब लोग कमाने वाले थे। ये बताओ इनके पास कहां से है? इनमें एक व्यक्ति बता दो, एक व्यक्ति बता दो भाजपा में कि इनके आय के स्रोत क्या है, कहां से पैसा है, कहां से इनके पास पैसा है? भाई एक व्यक्ति बता दो मुझे, कहां से है? सब नंबर 2 का पैसा है, और इनके लिए कहीं नहीं, ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, इनके लिए कुछ नहीं है। अगर मैं बीजेपी में होता तब ईडी होती मेरे लिए, तब क्यों नहीं आई? और ईडी की जांच करानी तो सब उनके कराओ, सबके कराओ, भाजपा के सारे मंत्रियों को कराओ ईडी की जांच। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या ये जांच आगे बढ़ेगी? बिल्कुल जांच आगे बढ़ेगी। हर भ्रष्टाचारी को जिसने उत्तराखंड को लूटा है उसकी जगह विधानसभा नहीं, उसकी जगह जेल होगी। तो वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने सरकारी खाद्य गोदामों की व्यवस्था सुधारने की बात कही है। हाल ही में हरिद्वार के भातराबाद गोदाम में रखे अनाज को लेकर गुणवत्ता सवाल उठे थे, जिसको लेकर मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि विभाग गोदामों की स्थिति बेहतर करने, अनाज के खराब न होने देने और राशन डीलरों तक समय पर वितरण सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भातराबाद मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मैं समझती हूँ कि खाद्य गोदामों की स्थितियां बहुत अच्छी हों। खाद्य गोदाम में राशन हमेशा तुल के मिले, खाद्य गोदाम में राशन सड़े नहीं, खाद्य गोदामों से राशन जो है वो पीडीएस के माध्यम से हर राशन डीलर तक में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो, और ये सब चीजें जो है वो टाइमली हो। इसको लेकर डिपार्टमेंट की ओर से लगातार उस पर काम होता रहा है। भादराबाद का आपने विषय बोला है, तो ये भी जांच के प्रक्रिया में है। मैं समझती हूँ जैसे इसकी जांच रिपोर्ट आएगी इस पर उचित कार्रवाई करें। तो वहीं रुड़की के मेहवड़ खुर्द थादन सहकारी समिति की पहली बोर्ड बैठक में संयुक्त खाते के नाम को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए। समर्थकों के जुटने से माहौल तनावपूर्ण बना रहा। पूर्व चेयरमैन अनिल पॉल की पत्नी रानी पॉल को 8 निदेशकों का समर्थन मिला, जबकि सभापति समेत 4 निदेशक दूसरे पक्ष में रहे। अनिल पॉल ने एमजी पर तानाशाही के आरोप लगाए, वहीं दूसरा पक्ष उनके आरोपों को निराधार बताता रहा।
आपको बताएं कि जिस तरीके से अनिल पॉल ने एमटी पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं, उसे देखने के बाद हर कोई इस असमंजस में है कि आखिर ये आरोप ठीक है या फिर नहीं। लेकिन दूसरे पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और साथ ही झूठे हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से अनिल पॉल और उनकी पत्नी पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या कुछ निकल के सामने आएगा, तो जानी पॉल को 8 निदेशकों का समर्थन मिला। वहीं 4 निदेशक जो थे, रुड़की सहकारी समिति की पहली बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बताएं कि 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि बात हाथापाई तक नहीं पहुंची, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो वही हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश के बाद शिवालिक नगर पालिका ने क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया और इसी को लेकर नवोदय नगर एचडीआरडीए राउंड में 50 पर्वणीय मंत्रियों ने मिलकर सफाई की, जिससे प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता में बड़ा सुधार दिखा। वहीं अधिशासी अधिकारी तारिक खान ने बताया कि ऐसे अभियानों का उद्देश्य केवल सफाई करना है नहीं, बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें इस मिशन का हिस्सा बनाना है। जैसे कि आपको पता ही है कि पूरे ज़िले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक व्यापक रूप से सफाई अभियान चलाया गया है और पूरे ज़िले को उत्तराखंड में नंबर 1 लाने के लिए ये अभियान सभी जितने भी हमारे यहाँ पर विभाग हैं, सभी विभागों में चलाया जा रहा है। ऐसे ही इसी अभियान में बढ़ चढ़ के नगर पालिका शिवालिक नगर अपने सीमा के अंदर एक व्यापक रूप से सफाई अभियान चला रही है और वो प्रत्येक दिन चल रहा है। और उसके अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन हम व्यापक रूप से सभी कर्मचारियों को मिलकर लगभग अभी रविवार के दिन हमारे 50 कर्मचारियों ने एक साथ एक स्थान का चयन करते हुए व्यापक रूप से सफाई अभियान चलाया है। कितने आदमी? उसमें लगभग 50 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हमारे थे। उसके अलावा हमारे जो उसके क्षेत्र के सभासद थे वो मौजूद थे। हमारे जो सफाई पर्यवेक्षक हैं, सफाई वो वहाँ मौजूद थे। सभी लोगों ने एक साथ एकजुट होकर पूरे एरिया को साफ स्वच्छ बनाया। तो वहीं हरिद्वार में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्लीपर बसों की अनियमितताओं के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान जारी है, जिसको लेकर चंडी चौक और बहादुराबाद में एआरटीओ निखिल शर्मा और एआरटीओ नेहा झा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। इसी को लेकर अब तक 10 ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसों को बंद किया गया है और 50 से अधिक चालान काटे गए हैं। संयुक्त टीम ने ओवरलोडिंग परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और बीमा समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। साथ ही अधिकारियों ने यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। देखिए, ओवरलोडिंग पे जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं कि कंटिन्यूअस कार्रवाई करती रहे पुलिस और परिवहन विभाग। तो उसी के क्रम में परिवहन विभाग ओवरलोडिंग वाहनों पे कार्रवाई कर रहा है। कल के डेट पे भी ओवरलोडिंग में लगभग 20 से ज़्यादा चालान किए गए हैं और ये जो कार्रवाई वो आगे भी चलती रहेगी। तो स्लीपर बस पे भी पिछली रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेज हैं और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट नए परमिट और पुराने परमिट में दोनों में चल रही हैं, उनके खिलाफ सख्त चेकिंग का अभियान चला जाए। तो उसी के क्रम में ये अभियान चल रहा है जो लगातार पिछले हफ्ते से चला आ रहा है और इसमें लगभग 50 से ज़्यादा बसेस के चालान हो गए हैं और 10 से ज़्यादा बसेस सीज हो गई हैं। लगातार चेकिंग अभियान चली। अभी भी आप देखा रास्ते में आपने गाड़ी को रोका। एक्चुअली इस गाड़ी का जब हमने चेक किया तो इस गाड़ी की फिटनेस खत्म थी, इंश्योरेंस खत्म था और ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं था। तो ये गाड़ी हम सीज करने लेकर जा रहे हैं। हम ये रूटीन चेकिंग करते रहते हैं। आज की कार्यवाही में अभी तक लगभग 20 चालान किए जा चुके हैं और 7 से अधिक गाड़ियों को बंद किया गया है। ओवरलोडिंग पे हम विशेष अभियान लगातार चला रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस को लेकर भी विशेष अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत 5 बसेस बंद की गई थी और अनेकों बसों के चालान किए गए थे। इनके लिए भी लगातार हम कार्यवाही करते रहते हैं। आज ही हमारे द्वारा 2 डंपर सीज किए गए हैं और ओवरलोडिंग और इनको लेके हमारा कठोर प्रवर्तन कार्य चालू है। एक्चुअली हमें ऐसी कोई पावर नहीं दे रखी है कि हम उन कांटों को मतलब मॉनिटर करके कुछ करें। हमें जो भी गाड़ी ओवरलोड लेकर लगती है हम उसे धर्म कांटे पर लेकर जाते हैं, उसका वजन देखते हैं। अगर ओवरलोड पाई जाती है तो जो भी नियम और लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसका चालान या सीज की कार्यवाही की जाती है।
तो वही आपको बताया कि देहरादून और मसूरी में किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर सड़क परिवहन प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि वह निजी वाहन भी किराए पर दे रहे थे, साथ ही उन्हीं जगहों के लिए वाहन देते थे जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस की सूची में नहीं है। और इसी को लेकर प्राधिकरणों ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल मोटरसाइकिल योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस भी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में कई किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सड़क परिवहन प्राधिकरण ने पाया कि वे निजी वाहन भी किराए पर दे रहे थे, साथ ही उन जगहों के लिए भी वाहन देते थे जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस के सूची में नहीं है। प्राधिकरणों ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल मोटरसाइकिल योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस दिया है। इससे वाहन सेवा देने वालों को अपनी खामियां सुधारने का समय मिल गया है। पहली ये कि उनका लाइसेंस किसी और एड्रेस का है और वो चला रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास से, जो टोटली अवैध है। उसके लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनकी कुछ प्रतिष्ठान हमने वहां से बंद भी करवाए हैं कि जब तक आप वैध लाइसेंस विद दिस एड्रेस नहीं ले लेंगे तब तक आप यहाँ से नहीं चला सकते। दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियां चलाई जा सकती हैं और इनके द्वारा प्राइवेट गाड़ियों को भी किराए पे दिया जा रहा है, जो टोटली मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। चलान की अगर हम बात करें तो 100 से ऊपर चलान हुए, लगभग 110 चलान हुए हैं रेंटा मोटरसाइकिल स्कीम में मसूरी और देहरादून मिला के रेलवे स्टेशन के पास। और इनके 5 से 6 प्रतिष्ठान ऐसे थे जिनके एड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट थे, तो उनको हमने बंद करवाया। अब किराए पर बाइक देने वाले कई लोगों ने भरोसा दिया है कि उन्होंने विभाग की शिकायतें दूर कर ली हैं और अब वे नियमों के मुताबिक काम करेंगे। कई लोगों ने अधिकारियों से चालान में देरी जैसी समस्याएं दूर करने की अपील की है। उनका कहना है कि अक्सर किराए पर वाहन लेने वाले नियम तोड़ते हैं, लेकिन देरी होने से चालान उन्हें भरना पड़ता है। हमने उससे कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी जो दिक्कत थी हमने पूरे पेपर पूरे शुरू कर दिए है। आगे उस फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें कई लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जिनका पेपर जगह कहाँ की है, कहीं और से काम कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं रेंटल वाले दिक्कत है। अब उनको पूरे सावधानी से दे दिया गया है। प्राइवेट प्लेट पे तो गाड़ी कोई नहीं दे रहा है, कुछ जो दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जा रही है आरटीओ की तरफ से, ठीक है। और बाकी जो भी हमारी गाड़ियाँ होती हैं सब फिटनेस वगैरह सब परफेक्ट रहती हैं। और हमारी जैसे आपने पूछा था कहाँ हम सर्विस देते हैं, तो ऑल ओवर उत्तराखंड का हमें परमिट देती है सरकार, तो ऑल ओवर उत्तराखंड में कहाँ भी हमारा कस्टमर जाता है तो हमें जाने देते हैं, पर हमें बता के जाते हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे है। हमारे यहाँ से भी क्या बोलते हैं आए थे, मेमोर आए थे आरटीओ से। हमारे भी एड्रेस कहीं और के हैं पर हम यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, पर वो अब हमने रजिस्टर करवा दिया है आरटीओ में। हमें 2 महीने का टाइम मिला था, उस टाइम से पहले हमने अपना आरटीओ में पूरा यहाँ का एड्रेस चेंज करा दिया। हमारे पास रिसिप्ट है। कस्टमर हमारे से गाड़ी लेके जाता है और वो चालान कराता है, ऑनलाइन चालान या पीछे वाले हेलमेट के लिए या नो पार्किंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो चालान वो अगर आज हुआ है तो हमारे पास 2 दिन बाद हमारे पास ऑनलाइन शो करता है। इतने में कस्टमर चला जाता है, फिर हम उससे रिफंड ले नहीं पाते, तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये मतलब इसके लिए सॉल्यूशन हो तो बहुत अच्छा है। आरटीओ की कार्रवाई से किराए पर बाइक देने वालों पर जिम्मेदारी से नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ा है। लोगों को उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में वाहनों का सुचारू संचालन होगा। इस कदम से उन सैलानियों को भी सहूलियत होगी जो उत्तराखंड में सड़क यात्राओं के लिए रेंटल बाइक सेवाओं पर निर्भर हैं। ये सुनिश्चित होगा कि किराए पर ली गई गाड़ियां वैध हैं और उनकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं जनता टीवी।